दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो आज हम लोग देखेंगे। आज आज जो है ग्राम विकास अधिकारी का विलेज पंचायत ऑफिसर का एग्जाम हुआ है। ग्राम पंचायत ऑफिसर का जो है एग्जाम हुआ है, उसी का पेपर देखेंगे हम लोग कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है, बड़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूरा लास्ट तक देखते हैं कितना सही होता है आपका। और आप भी जो नए एग्जाम अगला एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है, जो आने वाला यूपी का एग्जाम है, उसके लिए जो करंट अफेयर्स वगैरह दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि किस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गांव में लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है। तो जब कोरोना हुआ था, जब कोरोना में सब लोग जो बाहर से जो लोग आए थे अपने गांव में, तो उनके लिए योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये तो पहले से चल रही है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये भी पहले से चल रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो ये भी पहले से, आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चालू चालू किया गया मगर इनके लिए नहीं था। गरीब ग्राम कल्याण रोजगार अभियान, तो यही डी वाला इसका सही आंसर है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है चालू चालू हुआ था। ठीक है, तो पहले का डी आंसर सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण विद्युतीकरण का हिस्सा कौन सी पहल है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना तो नहीं है, सौभाग्य योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, किसान विकास पत्र है। तो किसान विकास पत्र भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। ये तो अगर कोई भी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो उसको लगा दिया था। सौभाग्य योजना है, बी आंसर सही है। जनधन योजना तो बैंक के लिए है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है भोजन पानी के लिए, किसान विकास पत्र है ये किसानों के डेवलपमेंट के लिए, मगर सौभाग्य योजना जो है ये विद्युतीकरण के लिए संबंधित एक सिंपल क्वेश्चन था ये। दूसरे का बी आंसर सही है। तीसरा है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों का प्रावधान जो है शामिल किया गया है? तो भाग 6 है, भाग 9 है, 8 है, 12 है, इनमें से कोई नहीं, तो भाग 9 में किया गया है। बी आंसर सही है, भाग 9 में। ठीक है। अगला चौथा है कि ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमियां में से एक क्या थी, जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुए? तो कौन सी कमी थी उस समय जो ब्रिटिश के समय? तो स्थानीय अभिजात वर्ग के पास सत्ता का अत्यधिक केंद्रण था। दूसरा था कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व। तीसरा था अप्रभावी कृषि नीतियां। चौथा था भ्रष्टाचार का उच्च स्तर। और ई है इनमें से कोई नहीं, तो ई वाला भी ऑप्शन दे दिया है इसमें। इसका बी वाला सही है कि कमजोर कानूनी ढांचा था और लोगों का जो लोगों का जो गैर प्रतिनिधित्व था। मतलब कि जो इसमें देखिए, इसमें जो है कि चार, इसमें तो पहला भी ठीक है कि स्थानीय जो अभिजात वर्ग थे उन्हीं के पास में सत्ता का अधिक केंद्रण था। और जो था अप्रभावी कृषि नीतियां थी, भ्रष्टाचार का उच्च स्तर था, ये सब सही है। मगर सबसे जो सही है इसमें कमजोर कानूनी ढांचा था और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व था इसमें। तो इसका बी वाला आंसर सही है, यही वाला सही है मेरे हिसाब से। तो यही सही है, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा सही है। तो बी वाला ही सत्य है इसका, जैसे। ठीक है। अगला है अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स दिया है। तो अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किया गया? तो कौन सी योजना के तहत 35 लाख लोगों को संपत्ति का जो कार्ड है वो वितरित किया गया था? वो कौन सी योजना थी, बताना है आपको। तो मनरेगा के थ्रू नहीं दिया गया, स्वामित्व योजना, तो स्वामित्व योजना ही थी। इसका बी आंसर सही है, स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना के तहत दिया गया था। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं दिया गया था, पीएम एवाईजी भी नहीं था। तो वो ऊपर में नहीं, बी वाला सही था इसका, स्वामित्व योजना के तहत दिया गया था उनको। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांव मध्यवर्ती और जिला स्तर पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है? तो कौन आदेश देता है इसको? तो आप पंचायती राज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौन आदेश देता है ये। तो 243 ए है, अनुच्छेद 243 बी है, अनुच्छेद 280 ए 80 है, अनुच्छेद 40 है। तो 40 तो डीपीएसपी है, 280 में वित्त आयोग है। 243 ए है कि 243 बी है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो छठे का आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इसका बी आंसर सही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 बी कहता है कि पंचायतों के गठन के लिए त्रिस्तरीय जो है संरचना का प्रावधान करता है, ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर। तो याद रखिएगा ये 243 बी है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें उसको हम देखते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रालय के 7वें नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रालय के संतृप्ति दृष्टिकोण 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए कितने ग्राम पंचायत भवन जो है स्वीकृत किए गए हैं? तो ग्राम पंचायत जो भवन है कितनी स्वीकृत किए गए हैं मंत्रालय की संतृप्ति दृष्टिकोण के अनुसार? ठीक है, कितने किए गए बताइए। तो 200 दिया है, 500 दिया है, 100 दिया है, 50 दिया है, और इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा है इसमें सही? तो इसका सी आंसर से 100 है। ठीक है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है कि जमीनी स्तर पर शासन और सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, 8वें का आंसर बताना है। अगला है, तो जमीन स्तर पर शासन और सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो जमीनी स्तर पर शासन और सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो पहला इसमें कि ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी प्रशिक्षण, जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह, जन योजना अभियान पर राष्ट्रीय कार्यशाला 2024, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या किया गया था इसमें, बी आंसर सही है इसका कि जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलन किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, देखिए पूछ दिया है इसको। ठीक है, जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलन किया गया था। अगला है 9वें नंबर का, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो खंड शब्द का तात्पर्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का जो अर्थ का तात्पर्य उसका क्या है, खंड जो है, तो जिला पंचायत की क्षेत्रीय सीमा, ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंधित गांव का एक ब्लॉक, धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक राजस्व ग्राम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही है इसमें, तो सी आंसर सही है, धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र को खंड कहते हैं इसमें। ठीक है, सी आंसर सही है इसका, 9वें का सी सही है। अगला है 10वां नंबर का, कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी प्राथमिक प्राधिकारी कौन है। तो कौन है इसका ऑडिट करने के लिए प्राथमिक जो प्राधिकारी है, क्या नाम है उसका। तो पहला है मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समिति एवं पंचायत, CAO, राज्य वित्त आयोग, जिला मजिस्ट्रेट या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CAO होता है। ठीक है, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायत, CAO जो होता है, ए आंसर इसका सही है, यही होता है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है कि पंचायतों को ई सक्षम बनाने के लिए राज्य RGASF क्या है पूरे, कि पंचायतों को ई सक्षम बनाने के लिए राज्य RGSA के तहत निम्नलिखित गतिविधियों का प्रस्ताव करता है। तो RGSA किसका प्रस्ताव करता है, तो RGSA का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत में पूछ रहा है कि ई सक्षम बनाने के लिए कौन सी गतिविधियां प्रस्तावित करता है। तो पहला है इसमें, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लिख लीजिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इसका मतलब। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या क्या इसमें है, ई सक्षम बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो पहला इसमें कि PRI, जो PRI है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर। ठीक है, PRI के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर पहला। ठीक है, इसका दूसरा है PRI के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास जहां PEA की सीमाएं हैं। ठीक है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन, रिकॉर्ड कीपिंग और स्थानीय स्तर की योजनाओं को मजबूत करना। तीसरा है, ये भी ठीक है दूसरा वाला। तीसरा है प्रमाण पत्र और लाइसेंस जैसी सेवा वितरण के लिए ICT आधारित समाधान लागू करना। तो इसमें तीनों ही कथन इसके सही है, इसका सी आंसर सही है, तीनों ही सत्य हैं इसमें। ठीक है, अगला है कि 15वें वित्त आयोग के तहत 28 राज्यों में वित्त वर्ष 2020 और 21 की अंतरिम अवधि में पंचायतों के लिए अनुदान के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो 75,600 करोड़ है, 1,09,900 करोड़ है, 60,750 करोड़ है और 50,570 करोड़ है। तो 60,750 करोड़ है इसमें, इसका सी आंसर ठीक है 12वें का। 13 नंबर क्वेश्चन है, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी किस स्तर पर की जाती है। तो किस स्तर पर की जाती है पूछ रहा है। तो केवल पंचायती राज मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्तर पर नहीं, उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर नहीं, राज्य या जिला निगरानी के बिना पंचायत स्तरीय समिति के माध्यम से की जाती है। इसका सी आंसर सही है, राज्य या जिला निगरानी के बिना पंचायत स्तरीय
समितियों के माध्यम से किया जाता है, तो सी आंसर इसका सत्य है। ठीक है, 13वें का सी वाला ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पीएम कुसुम योजना का घटक है? तो पीएम कुसुम जो है क्या घटक है इसमें? तो किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली को सब्सिडी देना। तो घटक पूछ रहा है, एक घटक कौन सा है उसमें? तो किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई के लिए सब्सिडी देना नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहला वाला मामला नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए वित्तीय सहायता देना नहीं। घरेलू उपयोग के लिए है ही नहीं, ये जो है कृषि के लिए है। 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करना। तो कृषि पंपों का सौरीकरण करना ही इसका सही उद्देश्य है। इसका डी आंसर सही है। 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण करना, मतलब सौर ऊर्जा से चलाने के लिए उसको प्रोत्साहित करना। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार PDUPSP को वर्ष 2013-14 में किस अन्य योजना के साथ मिला दिया गया था? तो किसको मिलाया गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार को किसके साथ मिला दिया गया था? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नहीं। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, तो बी वाला ठीक है, इसका बी के साथ मिला गया था। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के साथ इसको मिला दिया गया था। ठीक है, अगला है इसमें कि CSC ग्रामीण ई स्टोर की कौन सी पहल वोकल फॉर लोकल अभियान के साथ संरेखित है? तो CSC जो है, CSC तो कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण ई स्टोर की जो कौन सी पहल वोकल फॉर लोकल अभियान के साथ रेखांकित करती है? तो कौन सी वो पहल है, तो इसको बताना है। तो पहला, गांवों में वैश्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का विस्तार करना। तो पहले देश में ही करना, फिर वैश्विक करेंगे, पहला गलत है। दूसरा है, गांव में ही सही से नहीं है, शहर में ही सही से नहीं, तो वैश्विक क्या करेंगे? SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप किसानों और MSME के साथ साझेदारी करना। तो इसका बी वाला जो आंसर है यही सत्य है इसका, बी वाला ठीक है कि बी वाला यही करना है इसको, कि ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं किसान है और MSME के साथ में जो CSC ग्रामीण ई स्टोर है वो क्या करेगा? वोकल फॉर लोकल के साथ संरक्षित करता है, SHG के साथ और MSME के साथ और किसानों के साथ। ठीक है, बी आंसर सही है इसका। अगला है, भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 2024 में ई ग्राम स्वराज में कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रगति की गई है? तो भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 2024 में ई ग्राम स्वराज में कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रगति की गई है, तो बताना है। तो ग्रामीण शासन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की शुरुआत, भाषिनी पहल के तहत AI संचालित अनुवाद का एकीकरण, पंचायत डेटा भंडार के लिए क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचा, सुरक्षित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन की तैनाती। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका बी सही है कि भाषिनी पहल के तहत AI संचालित अनुवाद का एकीकरण करना, भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देना। तो ये इसमें क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है। जो भाषाई समावेशिता का मतलब यही है कि सबको ऐसा चीज़ डेवलप किया जाए कि भाषा सब बैरियर ना रहे किसी के लिए। तो समावेशी बने भाषा, तो अनुवाद के लिए ही होगा वो, तो उसका बी आंसर सही था। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे पहले 1962 के आसपास में राजस्थान में लागू हुई थी। ठीक है, तो 18 का डी आंसर सही है, राजस्थान के नागौर में लागू हुई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी। अगला है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्तावों में निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने महत्वपूर्ण इसमें जो है भूमिका निभाई है, बताना है। तो शंकर दयाल शर्मा है, LM सिंघवी समिति है, जवाहरलाल नेहरू समिति है, सरपंच समिति है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ने समझने की जरूरत है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो जो LM सिंघवी समिति थी, इसी के रिपोर्ट को लागू करने के लिए इसी के जो चीज़ें थी, जो रिपोर्टिंग ये किए थे कि ये चीज़ें करनी चाहिए अपनी रिपोर्ट में, वही सुधार को लागू करने के लिए समिति जो है यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो आज भी प्रासंगिक है। तो इसका बी आंसर सही है, LML सिंघवी समिति। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि BRGF योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? कितने जिले शामिल हैं बताना है आपको 20वें का। तो 45 है, 35 है, 50 है, 30 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो 35 जिले शामिल हैं इसमें, बी आंसर सही है, 35 जिले शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार कोई राज्य किस स्थिति में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। तो देखिए जो पहले पिछला क्वेश्चन दिया था उसी का आंसर दे दिया है यहाँ पे। तो जो पिछला क्वेश्चन था आपका कि किसमें जो है पंचायती राजों के गठन के बारे में बात की गई है, मतलब कि ग्राम स्तर पे, मध्य स्तर पे और जिला स्तर पे, उसी का आंसर है 243 बी। ठीक है, तो किस में दी गई है, कब वो जो है मध्य वाली जो पंचायत स्तर पंचायत को गठन नहीं कर सकता है, कब कर सकता है ऐसा, यदि राज्य सरकार विशेष प्रस्ताव पारित करती है। तो 21 का ही पहला ये गलत है। दूसरा, यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, तो यही सही है बी वाला। यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है तो मध्यवर्ती को वो छोड़ सकता है। ठीक है, जो खंड स्तर पे है या ब्लॉक स्तर पे जो है उसको स्किप करके 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कर सकता है वो राज्य उस जिले में। ठीक है, अगला है पंचायती राज मंत्रालय जो MOPR का कब स्थापित किया गया था। तो पंचायती राज मंत्रालय कब स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। देखिए सर पूछ दिया है कि नॉर्मल कोई इसको पढ़ा ही नहीं होगा, ढेर लोग तो नहीं जानते होंगे कब स्थापित किया गया था। बताइए कब किया गया था, 2004 में, 2000 में, 2014 में, 1993 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, 2004 में किया गया था। ए आंसर सही है इसका। अगला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन था किसको संवैधानिक दर्जा दिया था। तो राज्य की विधानसभाओं को, पंचायती राज को, जिला योजना समिति को और शहरी नगर निगम को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी आंसर सही है, पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है, बी आंसर ठीक है। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 243 अण के अंतर्गत पंचायती चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है बताना है। तो पहला, निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बनाई गई किसी भी विधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न उठाया जा सकता है, नहीं उठाया जा सकता, नहीं दिया है, नहीं उठाया जा सकता। तो कथन सही है पूछा है, तो पहला ठीक लग रहा है। दूसरा, भारत का चुनाव आयोग सभी राज्यों में परिसीमन के लिए जिम्मेदार है। अगला है, भारत की संसद के पास पंचायत चुनाव पर विशेष अधिकार है। डी है, सर्वोच्च न्यायालय परिसीमन विवाद की समीक्षा कर सकता है। तो इसका पहला ही ठीक लग रहा है, बाकी तो काफ़ी बड़े स्तर पर चले जा रहे हैं। ये लोकल स्तर की बात है तो इतना भारत का चुनाव आयोग नहीं करेगा इसमें, संसद इसमें शामिल नहीं होगी, और सर्वोच्च न्यायालय नहीं, हाईकोर्ट भी शामिल होगा इसमें, होगा भी तो डायरेक्ट चला जा रहा है काफ़ी ऊपर, तो इसमें कॉमन सेंस से भी उसका पहला ही आंसर सही होगा। अगला है 25 नंबर का कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करता है, करने हेतु था। तो कह रहा है 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करने हेतु था। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि में कवर करने हेतु था। तो 2000 से 2005, 2010 से 2015, 2005 से 2010, 2006 से 2011 तक। कुछ किलोमीटर का 12वां वित्त आयोग कब गठन हुआ था, इसका यही पूछने का मतलब था। 12वां जो था तो उसको आप जोड़ के भी 10वां सामान जो 1995 से 2000 में कुछ जिस लड़के का पेपर उसने लिखा है इसमें। ठीक है, तो 2005 से 2010 था, वो सही निकाला है भाई ने। ठीक है, सी आंसर सही है। अगला है कि निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करके निर्मल ग्राम पंचायतों का निर्माण करना है। तो निर्मल भारत अभियान जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी की पेशकश करना, तो ये सब मामला नहीं है। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहता है। तो ठीक है, तो बी इससे सही है, यही सुनिश्चित करना चाहता है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सफाई व्यवस्था। बी से सही है। ग्रामीण क्षेत्र में नई सड़क नहीं, ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क, ऐसा कुछ नहीं, निःशुल्क करेंगे इतना ग्रामीण में बच्चे हैं कि हालत खराब हो जाएगी। अभी जो कर रहे हैं उतना ही कर लें, 0 से 6 वालों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। अगला है 6 से 14 वालों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। वित्त वर्ष 2011-12 में ई पंचायत MMP के अंतर्गत 2012 के लिए ई पंचायत MMP के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बजट आवंटन और उद्देश्य गलत है। ये किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, इतना भयानक क्वेश्चन पूछ देगा, कौन बता पाएगा। 2013 का पूछ रहा है, 11-12 का। तो ई पंचायत MMP का मतलब है कि ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, मिशन मोड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसके तहत जो है बजट में आवंटन का कौन सा उद्देश्य गलत था। तो पहला है इसमें कि पंचायत अधिकारियों के डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के लिए 40 करोड़ देना।
ठीक है। तो इसमें जब इसको ढूंढा गया क्वेश्चन को, तब 2011 का भाई, तो किसी को याद नहीं होगा। तो ये बी वाला सही है, सी वाला सही है और डी वाला सही है इसमें। ये पहला इसका गलत है, ठीक है। पहला इसका मिल नहीं रहा कि 40 करोड़ डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग ऑफ पंचायत ऑफिसर, ये मामला नहीं था इसमें। ए आंसर इसका मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। अगला है CSE 2.0 योजना के तहत किस प्रकार की ई सेवाएं विशेष जोड़ दिया गया है। तो किस प्रकार की विशेष योजना जोड़ दिया गया है, इस पर 28 नंबर का आंसर बताना है। तो उपभोक्ता से उपभोक्ता, सी टू सी है, सरकार टू नागरिक है, या पीयर टू पीयर है, बिजनेस टू बिजनेस है, उपरोक्त से कोई नहीं है। तो बी आंसर सही है इसका। किसका है, सरकार से नागरिक, ठीक है। CAC है 2.0 में है, सरकार से नागरिक वाली सेवाएं की बात है। बी आंसर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं के स्रोत राजस्व पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का घटक नहीं है, जिसे MOPR और IIMA द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो कौन सा घटक नहीं है इसमें भाई। इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो मामला सेट होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड ओन द सोर्स ऑफ रेवेन्यू OSR बीइंग द डेवलपमेंट बाय द MOPR, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एंड IIMA अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद का क्या जो है इसमें नहीं है, बताना है कौन सा घटक नहीं है। तो पहला है पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने का तंत्र विकसित करना। तो होशियार होंगे तो पहला ही लगा देंगे, पहला ही सत्य है कि ये सब का तंत्र विकसित नहीं करना। अभी FDI इसमें की बात कभी नहीं हुई है पंचायती राज में, ठीक है। राजस्व और संग्रह और प्रबंधन के लिए योजना और निष्पादन, तो ये ठीक, ये तो है उसमें। दूसरा है पंचायत की जानकारी और वित्तीय नियोजन दिशा निर्देश प्रणाली, ये भी है। पंचायत स्तर पर स्वयं के स्रोत राजस्व से उत्पन्न करने की रणनीति बनाना, ये भी है। तो इसका ए वाला नहीं है, ठीक है। ए आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2009-10 में शुरू हुआ PMAGY, मतलब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लॉन्च जो हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है कि पायलट चरणों में शामिल नहीं था। तो कौन इसमें शामिल नहीं था, बताना है आपको। तीसरे का आंसर बताना है कौन इसमें शामिल नहीं था। तो बिहार है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, और उपरोक्त से कोई नहीं है। तो निम्नलिखित में से 2009 में 10 में शामिल किया गया जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उसमें कौन शामिल नहीं था, उसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं था। सी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश नहीं शामिल था इसमें। अगला है कि स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संबंध में पीके थुम्बन समिति 1989 में प्रमाणिक सिफारिश क्या थी। तो पीके थुम्बन समिति को हमने क्रैश कोर्स में पढ़ाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या इसमें नहीं था उनके, प्राथमिक सिफारिश उनकी क्या थी, थुम्बन की प्राथमिक सिफारिश क्या थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीकृत शासन मॉडल की स्थापना करना, तो ये नहीं थी। संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना, तो ये उनकी जो प्राथमिक था वो बी था, प्राथमिकता बी वाला था उनका। समस्त स्थानीय शासन उत्तरदायित्व को राज्य सरकारों को हस्तांतरित करना, तो ये भी नहीं था। कुल मिला के इसका बी वाला आंसर जो है सत्य है। तो इसका बी आंसर सही था, ठीक है। संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना मुख्य सिफारिश थी इनकी, थुम्बन कमेटी की, पीके थुंगन कमेटी। तो पीके थुंगन इंपॉर्टेंट है, 1989 में हुआ था, डेट भी पूछता है। UPROR और UPPCS में मिलान कराता है उसका। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। तो कौन सा अधिनियम है। तो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 नहीं, भारतीय वन अधिनियम 1927 ये भी नहीं है। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1995 के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, ठीक है। महापालिका अधिनियम जहाँ पे है उसी पे लागू नहीं होता पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो पंचायती राज अधिनियम है ये लोकल बॉडी के लिए है। तो महानगरों में कहाँ लग पाएगा, नगर नियोजन में लग जाता है, मगर यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है। तो सी आंसर सत्य है इसका, ठीक है, सी वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत कानून संशोधन अधिनियम 1994, 22 अप्रैल 1994 का प्रावधान, जिसके अनुसार ग्राम सभा के सभी संदर्भों को ग्राम पंचायत के रूप में व्याख्यायित किया जाना आवश्यक है, आधिकारिक तौर पर किस तारीख को लागू हुआ था, किस तारीख को लागू होगा। तो उत्तर प्रदेश पंचायत कानून संशोधन अधिनियम 1994 का प्रावधान, जिसके अनुसार ग्राम सभा के सभी संदर्भों को ग्राम पंचायत के रूप में व्याख्यायित किया जाना आवश्यक है, आधिकारिक तौर पर किस तारीख से
लागू होगा तो अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से अगले ग्राम पंचायत के चुनाव की तारीख से, जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बाद, अधिनियम के आधिकारिक रूप से लागू होने की तारीख से। तो यही जो है इसका 33 नंबर कौन सा आंसर सही है? डी आंसर सही है कि अधिनियम के आधिकारिक रूप से लागू होने की तारीख से लगेगा। ठीक है, तो ये बस क्वेश्चन बड़ा था, ये सभी जानते हैं कि जब अधिनियम लागू होगा तभी तो शुरू होगा वो। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उन 29 विषयों की सूची सूची दी गई है या सूचीबद्ध करता है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है? तो 9वीं है, 7वीं है, 11वीं है या प्रथम है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कौन सा है इसमें? तो 11वीं है इसमें, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, सी वाला आंसर सही है, सी आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, तो पंचायती राज का 11वें भी तो है, अनुसूची जो 11 है उसमें तो उसको रखा गया है, इसी वजह से वही पूछा, घुमा फिरा के पूछा, क्वेश्चन का मामला वही है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है बताना है। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण प्रबंधन और सहायता करना, ये तो है। भूमि चकबंदी में सहायता करना, ये भी है। केंद्रीय बैंकिंग नीतियों का कार्यान्वयन करना, तो इनके अंदर ये नहीं है, सी वाला से गड़बड़ है। कृषि और बागवानी का संवर्धन और विकास, तो ये होता है, सी वाला इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसमें 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जिला पंचायत की परिभाषा दी गई है? तो जिला पंचायत की परिभाषा पूछ रहा है किस में दी गई है, 1961 के अधिनियम के किस खंड में, किस धारा में दी गई है? तो धारा 3 खंड 5, धारा 2 खंड 11, धारा 4 खंड 7, धारा, ठीक है, तो धारा 1 खंड 4, तो दिया गया धारा 2 खंड 11 में दिया गया है, इसका बी आंसर सही है इसका। ठीक है, बी वाला आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिरता की समीक्षा के लिए किस अंतराल पर वित्त आयोग के गठन की बात की गई है? तो 5 वर्षों के अंतराल पे, ये तो ए आंसर इसका सही है, 5 वर्ष के अंतराल पे। अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 1/3 का किया गया है। ठीक है, तीनों स्तर पर किया गया है, 1/3 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है अगला क्वेश्चन इसमें है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के कार्यान्वयन की देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रम के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय या मंत्रालय उत्तरदायी होता है? तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जो फंड है उसको कार्यान्वयन के लिए तो वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ये नहीं है, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग ये भी नहीं है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जिला विकास कार्यालय, तो यही है इसका, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो सी वाला आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 280 3 ख के तहत पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो केंद्रीय वित्त आयोग उत्तरदायी होता है। ठीक है, 280 3 ख में केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में बात की गई है, इसका बी आंसर सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, बी आंसर सही है इसका 40वें का। ठीक है, तो 280 3 बीबी में इसी के बारे में बात की गई है, 40 नंबर का जो आंसर है उसका बी आंसर ठीक है। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि के अपने अंशों को कहाँ स्थानांतरित करती है? तो अपने अंश को जो शेयर होते हैं, जो कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, कितना राज्य सरकार को देना है, तो इस फंड को जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार कहाँ पे भेजती हैं, किस फंड में भेजती हैं इसको? तो राज्य रोजगार गारंटी निधि, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष NFRD या ग्राम पंचायत खाते में। तो कहाँ भेजती है, कहाँ पे भेजती है? तो वो भेजती है राज्य रोजगार गारंटी निधि SEGF में भेजती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य रोजगार गारंटी निधि SEGF में भेजती है, ग्राम पंचायत के खाते में नहीं भेजता। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ग्राम पंचायत के खाते में नहीं आता है। अगला है उत्तर प्रदेश में 2023 के पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में 2023 के पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का जो है प्रयोग किया जाता है?
तो इसमें है ग्रामीण विकास सूचकांक नहीं, ग्राम पंचायत प्रदर्शन सूचकांक नहीं, ग्राम विकास सूचकांक नहीं, पंचायत विकास सूचकांक, तो डी आंसर सही है। पंचायत विकास सूचकांक है वो, 42वें का डी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 186 में क्या प्रावधान है। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1935 के नियम 186 में प्रावधान क्या किया गया है। तो पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति करना, वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना, ग्राम स्तर के विवादों का विनिमय करना और ग्राम पंचायत चुनाव कराना। तो 43वें का कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। तो इसमें वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना सही बात है, बी वाला आंसर इसका सही है। जिस भाई ने लगाया काफ़ी बढ़िया लगाया है, काफ़ी क्वेश्चन इनके आंसर सही हो रहे हैं। अगला कि निर्मल भारत अभियान योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने के लिए 4 नमूने वाले जिलों में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं था। पूछ रहा कौन सा जिला शामिल नहीं था, तो इसमें हमको लगता है देवरिया नहीं शामिल था। ठीक है, कन्फ्यूजन है इसमें, देवरिया हमको लग रहा है, बी आंसर इसका सही है। बाकी गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ ये शामिल, देवरिया नहीं शामिल था। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बी वाला आंसर मेरे हिसाब से सही है। तो ठीक है, तो इसमें थोड़ा मामला है, पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है इसमें, तो आशंका है इसमें, बी आंसर इसका सही लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु का या शव के संबंध में रजिस्ट्रेशन को सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में लोक स्थान पे, मतलब पब्लिक जगह पे कहीं किसी अगर बच्चे को पाया गया या किसी शव को पाया गया है तो उस संबंध में रजिस्ट्रार को सूचित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो 45वें का आंसर बताना है किसकी होती है ये। तो गाँव में मुखिया या तत्स्थानीय अधिकारी तथा अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारत साधक ऑफिसर। तो इसका पहला ही सही है, ए वाला इसका आंसर सही है कि यही जिम्मेदार है। बाकी केवल गांव का मुखिया, चाहे वह कहीं भी हो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो नवजात शिशु या शव को पाता है जिसके लिए आगे कोई रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत है। पहला ही इसका सही आंसर है कि गाँव में अगर तो मुखिया वहाँ का, जिस गाँव में होता है उस गाँव का मुखिया या तत्स्थानीय अधिकारी, कोई जब कोई अधिकारी मौजूद होता है वो इन्फॉर्म करेगा, तथा अन्यत्र स्थानीय पुलिस या उधर का जो है जो भी नज़दीकी पुलिस थाना है वो उसको करेगा। ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय घरों में पहले 2 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी राशि कितनी है। तो प्रति किलोवाट सब्सिडी राशि जो है वो कितनी है हमको बताना है। तो 35,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 25,000 है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये 30,000 है, बी आंसर सही है, 30,000 है। ठीक है, तो 46वां का बी आंसर सही है, 30,000 है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के किस पहलू को विनियमित कर सकता है। तो 243 जे के बारे में पूछ रहा है कि किस पहलू को जो है विधानमंडल पंचायती राज शासन के किस पहलू को विनियमित कर सकता है। 47वें का आंसर बताना है आपको कि कौन कर सकता है इसमें। तो पंचायत खातों का रख रखाव और लेखा परीक्षा, पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति, शहरी शासन के लिए नीति निर्माण, पंचायती चुनाव का संचालन। तो किसका कर सकता है। 47 नंबर का आंसर आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो पंचायत खातों का रख रखाव और लेखा परीक्षक जो है यही सही है, ये आंसर इसका सत्य है। तो इसी 243 जे में पंचायत खातों का रख रखाव और लेखा परीक्षा इसमें है 243 जे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 243 जे। राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के किस किस पहलू को विनियमित कर सकता है। तो पहले को कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो क्या होगा। तो यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा देती है तो क्या हैपनिंग हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें। तो ग्राम पंचायत बिना किसी अनुमोदन के सीधे बजट को लागू कर सकती है, नहीं। पिछले वर्ष का बजट नए वर्ष के बजट बन जाएगा, तो ये भी नहीं। जिला मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर कराता है और जिला परिषद की ओर से बजट को अनुमोदित करता है, तो ये भी सही नहीं है। ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। तो डी आंसर इसका सही है। थोड़ा पेशेंस से जो क्वेश्चन को पढ़ रहा है उसको आंसर तुरंत मिल जा रहा है, बड़ा बड़ा देख अगर जो घबराता नहीं है तो उसका मामला सही हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का डी आंसर सही है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की कौन सी धारा नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है? तो मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कौन सा है इसमें? तो 49वीं का क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो धारा 35 से 40, धारा 6 बी से 18 बी, धारा 50 से 55, धारा 12 से 12 जी। तो इसमें पहला आंसर सही है इसका, धारा 35 से 40 को जो है संदर्भित करता है इस बात को, मतदाता सूची तैयार करने के से संबंधित है। तो ए आंसर इसका सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 49 का ए ठीक है। अगला है 50 नंबर का ग्राम पंचायत, 50 नंबर का है, ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होता है? जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनन्यथा निर्धारित न किया जाए। तो क्या होगा इसमें? तो ग्राम पंचायतों के कार्यान्वयन के साथ जब जिला मजिस्ट्रेट निर्णय लेता है 3 वर्ष का निश्चित कार्यकाल पूरा करने के बाद, चुनाव की तारीख से 5 वर्ष तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसमें? तो ग्राम पंचायतों के कार्यकाल के साथ जो है होता है ये, ठीक है। तो ए आंसर इसका सही है। तो ग्राम पंचायतों के उप प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होता है? जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनन्यथा निर्धारित न किया जाए। तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ ही वो भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि विधायक निधि योजना के तहत वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या है, तथा यह स्थानीय विकास के लिए विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को कितना वार्षिक आवंटन प्रदान किया जाता है? तो कितना दिया जाता है भाई, इसको बताना है आपको। तो राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट आवंटन और 2 करोड़ रुपया दिया जाता है, पहला ठीक है इसका। दूसरा, नागरिकों से एकत्रित प्रत्यक्ष कर और 5 करोड़ रुपया, तो ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण 10 करोड़, निजी संगठनों से ऋण जो है 1 करोड़। तो इसका पहला वाला ठीक है इसमें, ठीक है। तो कौन सा? 51 नंबर का पहला ही ठीक है, ए आंसर सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है एकीकृत बाल विकास योजना जो आई थी, एकीकृत बाल विकास योजना, तो ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम आई थी, या सर्विस कहते हैं, स्कीम नहीं सर्विस थी, किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये आंसर सही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। अगला है, पहला सही है इसका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि किस समिति आयोग ने भारत में ग्रामीण शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? तो अशोक मेहता है, बलवंत राय मेहता है, MN श्रीनिवास है, काका कालेलकर आयोग है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो किसने ये बात बोली थी? तो बलवंत राय मेहता ने बनी थी, बी आंसर सही है, बलवंत राय मेहता थे वो। अगला है, अगला कौन सा है, कौन से देखे थे हम लोग? 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों की सीटों और कार्यकाल पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित अधिकतम सीमा कितनी है? 27% है, 50% है, 15% है, या 33% है, या इनमें से कोई नहीं है? तो 27% है इसका, ये आंसर सही है, 27% है, इंपॉर्टेंट है, 27%। तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त गांवों में परिवारों की स्वास्थ्य लागत पर अनुमानित वार्षिक बचत क्या थी? तो अनुमानित वार्षिक बचत पूछ रहा है, क्या थी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर? तो 75,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, और 25,000 है। तो 50,000 थी, बी आंसर सही है इसका, 50,000 थी। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कितना प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, और यह राशि किस निधि से आवंटित होती है? तो कितना राशि दी जाती है उनको? तो 10,000 है CSR निधि से, 50,000 है MP 50 रुपये है MP लैड से, 150 रुपये है ग्राम पंचायत विकास निधि से, 75 रुपये है NRDWP सहायता निधि से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले 100 रुपया, फिर 50 रुपया, फिर 150, फिर 75 रुपया है। तो कितना है, किससे दी जाती है? तो डी आंसर सही है इसका, 75 रुपया है, और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत कुछ सहायता निधि दी जाती है।
आशा वर्कर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो जो नागरिक चार्टर लगते हैं ना किसी भी सरकारी ऑफिस में, तो उसी का पूछ रहा है कि जो पंचायत में नागरिक चार्टर लगता है उसके प्राथमिक कार्य उसमें क्या नहीं है। तो प्राथमिक कार्य क्या नहीं है बताना हमको। तो पहला है पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करना। तो चार्टर कोई शक्ति प्रदान नहीं करता, तो यही नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला ही नहीं है, ये वाला आंसर सही है इसका। यही शक्ति प्रदान नहीं करता है कोई चार्टर। चार्टर जो सरकार बना के देती है कि आपको ये कार्यक्रम करना है, तो वो ऑफिस वही कार्य करने के लिए बाध्य होता है और अपने चार्टर पे वही वाला जो पूरा लिस्ट है उसी को लगाया रहता है। कहाँ पे? तो अपने दीवारों पे देखे होंगे, ऑफिस में दीवारों पे लगा होता है कि आपकी सहायता के लिए तो ये सेवाएं दी जा रही हैं, तो पूरा लिखा रहता है, तो वही चार्टर है। तो इसका पहला ठीक है, इसका 57 नंबर का ए सही है। बाकी है एक जवाबदेह तंत्र के माध्यम से शिकायत निवारण। ये तो शिकायत निवारण सब में होता है। पंचायत सेवाओं को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना, ये भी वो है। ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा समयबद्ध स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करना, तो ये भी ठीक है। इसका पहला ही गड़बड़ था। ठीक है, यही सही नहीं है। अगला, उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने किस प्रकार सुधार की विशेष रूप से अनुशंसा की है। तो किस प्रकार की सुधार की बात की है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग ने। तो पहला है शराब उत्पादन शुल्क में वृद्धि, तो ये अनुशंसा नहीं की है। खाली भूमि कर का कार्यान्वयन, बी वाला इसका सही है। ठीक है, खाली भूमि कर का कार्यान्वयन, सभी ग्रामीण सड़कों पर टोल टैक्स लगाना, ये नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन कर की सुविधा शुरुआत करना भी नहीं है। तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका बी वाला सही आंसर। ठीक है। अगला है कि राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से किनके बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो राज्य सरकार और स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों के, ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन, ग्राम सभा और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका पहला सही है। तो राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसी पंचायतों के बीच में पैसे का आवंटन करना है उसको। अगला है केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है। तो ये प्रारंभिक उद्देश्य पूछ रहा है किसका। तो केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान जो योजना दी जाती है उसके लिए उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताना है। तो प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, ये नहीं है। ग्रामीण शासन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी का समर्थन करना, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास, ये भी नहीं है। उपरोक्त से कोई ये भी नहीं है, इसका ए आंसर सही है। प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार लाना उद्देश्य है इसका। अगला है कि राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। तो राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का वित्त पोषण अनुपात कितना है। तो 75 से 25 है केंद्र और राज्य का, 50-50 है, 60-40 है, 100% केंद्र सरकार का है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका पहला ही ठीक है, 75 और 25 है, ये आंसर सही है इसका। अगला है निम्नलिखित में से लखपति पहल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो लखपति पहल की प्रमुख विशेषता क्या है इसमें। तो पहला, ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो अगर ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए दूसरे मामला चल रहा है, दूसरे नियम कानून चल रहे हैं, दूसरे पहले चल रही हैं। अगला है विभिन्न क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से विविध आजीविकाएं गतिविधियों का कार्यान्वयन करना। बी वाला इसका सही है कि विभिन्न क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से विविध आजीविकाएं गतिविधियों को कार्यान्वित करना लखपति पहल की मुख्य विशेषता है। ठीक है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केवल एक आजीविका गतिविधि पर ध्यान देना। तो केवल वाला मामला कहीं भी रहे तो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, तो ये गलत है। केवल शहरी रोजगार से जिंदा नहीं भाई, जब कोई योजना आती है तब केवल वाला मामला हट गया। केवल उसके लिए एक आध ही योजना है जो केवल पे टारगेट करती है, नहीं तो होलिस्टिक कवर करने का प्रयास करती है सरकार। ठीक है, 62 का बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 2012-13 से 2017-18 तक के औसत व्यय के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायतों का प्रति व्यक्ति व्यय कितना है। तो पंचायतों का प्रति व्यक्ति व्यय पूछा है 2012-13 से लेकर 2017-18 के बीच में। तो 309 है, 500 है, 1000 है, 250 है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 63वां का ई सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो इसका ई आंसर इसमें सही है। ठीक है,
तो कितना इस पे आता है सरकार का, प्रति व्यक्ति खर्च कितना आता है? जो सरकार का खर्चा 1,000 से अधिक आता है शायद वो, ठीक है, 1,000 से अधिक शायद आता है, एग्जैक्ट याद नहीं है मगर 1,000 से अधिक आ सकता है उसका, तो ई वाला आंसर सही है इसका। अगला है कि 2012-13 से 2017-18 तक के औसत के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल राज्य सार्वजनिक व्यय का कितना % पंचायतों पर खर्च किया जाता है? पंचायतों पर कितना खर्च किया जाता है ये पूछ रहा है, कितना %? तो 3.8, 2.5, 5.2, 1.94, तो डी आंसर सही है, 1.94 खर्चा होता है, ठीक है। तो जितने खर्च उसका 1.94% ही खर्च होता है पंचायतों पर, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने संपत्ति का निर्धारण किस प्रणाली की सिफारिश पर की थी? तो किस प्रणाली की सिफारिश पर की थी? तो उत्पादन आधारित कराधान प्रणाली नहीं, क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली, फ्लैट रेट कराधान, आय आधारित कराधान प्रणाली। तो डी आंसर सही है, आय आधारित कराधान प्रणाली पे की थी। अगला है कि बिग डेटा प्रोसेसिंग या बिग डेटा एनालिसिस में डैश से बताना, इसमें क्या भरा जाएगा? डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करती है, किसकी? तो पोर्टेबिलिटी की नहीं, कंपैटिबिलिटी की नहीं, सस्टेनेबिलिटी की नहीं, स्केलेबिलिटी की। तो ये डी आंसर सही है इसकी, 66वां का डी आंसर ठीक है, स्केलेबिलिटी की, ठीक है। अगला है एआई के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन हमको बताना है, एआई के बारे में क्या सत्य है। तो एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी हैं, तो एआई और डीप लर्निंग समानार्थी नहीं है। एआई में एडवांस फीचर डीप लर्निंग होता है, डीप लर्निंग के माध्यम से एआई तैयार होता है, तो दोनों बराबर समानार्थी नहीं है, दूसरा गलत है। तीसरा है एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद करता है, तो ये बात सही है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है, इसका ए आंसर सही है, 1 और 3 सही है। अगला है कथन कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकती है। अगला और दूसरा कारण क्या बता रहा है इसमें? तो सोशल नेटवर्किंग साइट उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम एआई का उपयोग कर सकती है, हाँ कर सकती है। कारण है कि एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करते हैं और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, तो हाँ ए और आर दोनों ही सही है। और जो है आर जो है एक की सही व्याख्या कर रहा है इसमें, इसका डी आंसर सही है, दोनों सत्य और उसकी व्याख्या भी कर रहा है वो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एआई के बारे में दिया है काफी। एमएस एक्सेल में एक्स लुकअप और वी लुकअप के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? एक्स लुकअप और वी लुकअप के अंदर का मुख्य अंतर जो होता है वो क्या होता है पूछ रहा है। तो एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकआउट की अनुमति देता है, तो इसका पहला ही सही है, ए आंसर सही है इसका। बाकी एक्स लुकअप को शॉर्ट किए गए डेटा की आवश्यकता होती नहीं। एक्स लूपर एक्सेल के सभी वर्कर्स में उपलब्ध होता है, तो नहीं, वर्जन में उपलब्ध होता है, नहीं, सभी में नहीं उपलब्ध होता। एक्स लुकअप केवल वर्टिकल खोज कर सकता है, तो नहीं भाई, तो इसका पहला ही सत्य है कि एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है, दोनों बात सही है, पहला बात सही है इसका। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा बेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान करना है। तो डेटा बेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की हमको पहचान करना है। तो रिलेशन डेटाबेस निश्चित स्कीम के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करते हैं, तो गलत है। नो एसक्यूएल डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त हैं, ये भी गलत है। सुरक्षित कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, तो ये वाला सही है, सी वाला ठीक है इसमें, ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत पहला ही है कि बस मतलब हमको सही गलत बताना था इसमें। तो रिलेशन डेटाबेस निश्चित स्कीम के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करता है, ये बात सही है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है, ये बात बिल्कुल सही है डेटाबेस सिस्टम के बारे में। नो एसक्यूएल डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त है, तो ये भी गलत है।
मतलब सही है मगर गलत है, क्योंकि गलत पूछा है हमको यहाँ पे। सुरक्षित करने से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, तो इसका मतलब ही क्या होगा? ये गलत बात है, इसीलिए सही है। गलत पूछा तो यही गलत है। एसक्यूएल एक मानकृत भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, तो हाँ उसी के लिए से किया जाता है। और गलत पूछा तो सी आंसर सही है इसका। अगला है कि आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? कीबोर्ड शॉर्टकट की पूछ रहा है तो अल्ट एल नहीं है, क्या होती है इसकी बताइए। तो अल्ट एल नहीं होता है, ये बी आंसर इसका सही है। विंडोज प्लस एल करके हम लॉक कर सकते हैं, ठीक है, बी आंसर इसका सही है। शिफ्ट एल नहीं है, कंट्रोल एल भी नहीं है। अगला है प्रोटोकॉल सूची का सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। तो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर दिया है और प्रोटोकॉल सूची दी है, कौन किससे संबंधित है बताना है। तो पोर्ट नंबर क्या होता है, तो यही बताना है हमको। तो HTTP का जो होता है वो 80 होता है, ठीक है, 3 हो गया। और HTTP का जो होता है, HTTPS का 433 होता है, 443 होता है, मतलब 1 हो गया। FTP का होता है 21 होता है, ठीक है, FTP का 21 होता है तो 2 हो गया। और SMTP का होता है 25, तो 4 हो गया। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, डी आंसर सही है। 3 1 2 4 इसका डी वाला सही है। 3 1 2 4 होता है पोर्ट नंबर, सही दिया है, डी आंसर सही है इसका। अगला है, कथन कह रहा है कि विंडोज सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। कारण है कि यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। तो क्या इसमें कथन सही है बताना है आपको। तो तो इसमें दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। कथन ए सही है, कथन आर सही है, और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है, इसका डी आंसर सही है। दोनों ही कथन सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, उसे वो पॉइंट बनाता है वो अपडेट करने को, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या ठीक है इसमें। तो पहला पर्यवेक्षित अधिगमन, अपर्यवेक्षित अधिगमन, सुदृढ़ अधिगमन और अर्धपर्यवेक्षित अधिगमन। तो पर्यवेक्षित अधिगमन लेवल किए गए इनपुट आउटपुट युग्मों को अधिगमन करता है, तो पहले का जो है 3 हो गया, ठीक है। दूसरा है कि अपर्यवेक्षित अभिगमन जो है लेबल किए गए डेटा के बिना अधिगमन करता है, 1 हो गया। शुद्धिकरण अधिगमन जो होता है वो क्या करता है, तो परीक्षण और पुष्टि के माध्यम से अधिगमन करता है, तो 2 हो गया। अर्ध पर्यवेक्षित अधिगमन क्या करता है, तो लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा का अधिगमन करता है, तो 4 हो गया। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसमें सी आंसर सही है। भाई ने तो तगड़ा तगड़ा लगाया भाई, बढ़िया कोशिश किया, पेपर सही किया भाई। जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगला है, कथन कह रहा है कि HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब www फंक्शन के लिए आवश्यक है। तो HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड www के फंक्शन के लिए आवश्यक है। HTML आवश्यक नहीं, ये HTTP आवश्यक है, ठीक है। तो ये पहला गड़बड़ हो गया। HTML के अलावा दूसरे लैंग्वेज से भी वेब बन सकता है, ठीक है। तो HTML वेब दस्तावेज संरचना को परिभाषित करता है, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कनेक्शन को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। सी आंसर सही है, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, ठीक है। HTML के अलावा दूसरी लैंग्वेज पे भी वेब पेज बनता है, उसमें भी HTTP कार्य करता है। अगला है कि इनमें से कौन सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है। तो सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण क्या है, तो SSH है, HTTP है, टेलनेट है, FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कौन सा है इसमें बताना है आपको। तो SSH है इसमें, ए आंसर सही है।
अगला है गलत कथन की पहचान करना है। तो पहला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेश को संग्रहित नहीं करता। तो यही गलत है, वो कर लेता है। सोशल मीडिया पर किए गए उपयोगकर्ताओं के ब्लॉक करने और उन्हें कमेंट करने या संदेशों में आपका उल्लेख करने से रोका जा जाता है। तो ऐसा ही रोका जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप के बाहर ब्राउजिंग बिहेवियर एकत्रित करते हैं। तो हाँ, करते हैं। वेरीफाइड बैज यह सुनिश्चित करता है कि खाता प्रमाणिक है और किसी सार्वजनिक व्यय या ब्रांड का है। ये भी ठीक है, इसमें पहला ही गलत है इसका। वो करता है, इसको आप डिलीट कर देंगे तभी वो हटा देने पे भी वो रखता है वो। ये आंसर सही है इसका। अगला है, कह रहा है 78 नंबर की स्वस्थ अभिकथन है कि भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह पर एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है। तो भाई सर नवब नहीं कर रहा है भारत। एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटाबेस का विश्लेषण कर सकता है। तो हाँ, कर सकता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है इसका। तो सी आंसर सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तभी एआई का प्रयोग डॉक्टरी में नहीं कर रहा भाई। एआई का प्रयोग भारत अभी ज़्यादा कर ही नहीं पाया, तो डॉक्टरी में कहाँ करेगा। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा हमले सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हमले का प्रकार है और तरीका क्या होता है वही उसी को बताना है। छोटा कर देते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो लिखा है फिशिंग क्या होता है। तो फिशिंग जो होता है क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजते हैं। तो 2 हो गया इसका, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना। 3 हो गया ये। और रैंसमवेयर होता है डेटा एक इनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना। तो रैंसमवेयर भी यही चौथा सही दिया इसका। मैन इन द मिडिल 2 पक्षों के बीच संचार को बाधित करता है ये। 1 हो गया। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। डी आंसर इसका सही है, 2 3 4 1 में डी आंसर ठीक है। अगला है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पीढ़ी है और प्रौद्योगिकी बताना है। तो पहली पीढ़ी में क्या था। तो पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, ठीक है। 4 हो गया, सॉरी ट्रांजिस्टर करें। पहली पीढ़ी और प्रौद्योगिकी, हमको टेक्नोलॉजी और पीढ़ी बताना है, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है। टीवी और वैक्यूम ट्यूब था। 3 हो गया। दूसरी पीढ़ी में क्या था। तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया, ठीक है। 4 हो गया। तीसरी पीढ़ी में क्या था। तो एकीकृत सर्किट आया, ठीक है। एकीकृत सर्किट, तो 1 हो गया। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गई, ठीक है। तो 2 हो गया। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी आंसर सही है इसका। डी वाला आंसर सही है। 3 4 1 2 ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियम 2015 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो भाई ये क्या पूछ रहा है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है एक छोटे से एग्जाम के लिए। तो इस नियमों के लिए लागू होने से पहले दायर की गई शिकायत और अपील यदि सही पाई जाती है तो पंजीकृत है तो अपील पाई जाती है और पंजीकृत है तो उन पर पहले की तरह कार्रवाई की की जाती रहेगी। तो ये सही है, की जाती रहेगी। दूसरा है कि इन नियमों के तहत आवेदनों की निगरानी के लिए एक चेकलिस्ट प्रणाली उपलब्ध है। तो हाँ, उपलब्ध है। नियम आवेदन के निपटान के लिए एक संरचित कार्यवाही को परिभाषित नहीं करता है, तो करता है उसको। ये गलत है। तीसरा गलत है। चौथा है सेवाओं और कार्यकर्ताओं को स्वचालित करने के लिए विभागीय दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। तो हाँ, किया जाता है। डी आंसर सही है। 1 2 4 सही है, तीसरा वाला गलत है इसमें, ठीक है। अगला है विद्रोह है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और भूमिका उनकी क्या रही है। तो नाना साहब कानपुर से लड़े थे, 1 ठीक है इसका। कारू भगत जो है रानीपुर से स्वतंत्र सेनानी थे। हाँ, कारू भगत रानीपुर से थे, तो सही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति थे। तो हाँ, 3 हो गया इसका। खान बहादुर खान जो है बरेली से थे, ठीक है। 4 हो गया इसका। 1 2 3 4 इसे दिया है, ठीक है। डी आंसर सही है। 1 2 3 4 सब लोग सुमेलित हैं अपने अपने स्थान पे।
अगला है प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो ये बाप रे बाप, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से कोई याद रखेगा। तो पंडित रवि जो रवि शंकर है वाराणसी के हैं, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर के हैं, ये भी ठीक है। सौरभ शुक्ला गोरखपुर के हैं। मुजफ्फर अली जो हैं ये प्रयागराज दिया, तो प्रयागराज नहीं, लखनऊ के हैं। लखनऊ के हैं, ये डी आंसर गड़बड़ है इसका। अगला है कि निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती। तो निवेश सारथी पोर्टल द्वारा क्या नहीं किया जाता है। तो निवेश आशय दाखिल करना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था तो किया करता है। शिकायत निवारण तंत्र भी रहता है। उद्योगों के लिए भूमि आवंटन, तो उद्योगों के लिए भूमि आवंटन नहीं करता। बैंक प्रबंधन मॉड्यूल तय करता है, तो ये भी ठीक है। तो सी वाला नहीं करता है इसमें, ठीक है। वो उद्योगों के लिए भूमि आवंटित नहीं करता है। वो तो उद्योग वाला तय करेंगे ना कि हमको भूमि कहाँ कहाँ, मतलब कि भूमि हम अपने लगाएं, कहाँ कंपनी लगाएंगे तो हमको फायदा होगा। अगला है कि चंदायन मुल्ला दाऊद की महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी है। तो किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी है भाई ये। तो लोरिक चंद की है, लोरिक है और चंदा है। ये आंसर इसका सही है। हीरा रांझा नहीं है। नल दमयंती नहीं है। लैला मजनू भी नहीं है। ये आंसर सही है इसका, लोरिक और चंदा की है। उत्तर प्रदेश सरकार किसान के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत गलत है। तो क्या गलत है इसमें बताना है। यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपया मिलता है। तो गलत बताना है हमको। पहला सही है। एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में मुआवजा की राशि 3 लाख है, यही गलत है, ठीक है। बाकी यदि कोई किसान 25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांग से ग्रस्त है तो उसे 1 लाख से 2 लाख तक के बीच वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो ये सही है। दुर्घटना में दोनों हाथों या पैर खोने वाले किसान के लिए मुआवजे में 5 लाख रुपए का पात्र माना जाता है, तो ये भी ठीक है। इसमें इसका बी वाला गलत है। एक हाथ एक पैर कट जाने पर 3 लाख नहीं मिलता है, कम मिलता है। अगला है सेवा है और हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है। तो वाराणसी का है लाल बहादुर शास्त्री, तो 1 हो गया। जेवर है नोएडा में, 2 हो गया। लखनऊ में कौन सा है, तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो 4 हो गया। और फैजाबाद के 3 हो गया। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो डी आंसर सही है इसका, 3 4 2 1 सही है। तो हवाई अड्डा उसको मैचिंग है, तो ये तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है, तो लगो कर देंगे लोग, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पात्रता मानदंड के लिए संबंध में निम्न में से कथनों विचार करना है। तो ये भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन देते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। इसमें आत्मनिर्भर भारत योजना जो है बंद हो चुकी है अब। चलिए देखते हैं क्या है। तो कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान से नियोजित नहीं होना चाहिए, तो पहला ठीक है। कर्मचारी को 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए, तो हाँ ठीक है। कर्मचारी 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट यूएएन नहीं होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। कर्मचारी 1 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ योजना के में योगदान देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, योगदान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 इसका सही है, डी आंसर सही है। 1 2 3 4 नहीं है, डी आंसर सही है इसका। अगला है कि उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून अध्यादेश 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पूछ रहा है क्या मामला इसका गड़बड़ है, मतलब क्या सही है बताना इसमें। तो यह यौन अपराध में बच्चों के संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी की अग्रिम जमानत प्राप्त करने की अयोग्य ठहराता है, तो ठीक है। यह गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत प्रतिबंधित करता है, तो हाँ करता है। तीसरा है इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकता है, तो ये भी ठीक है। तो यह अध्यादेश भी है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही कथन सही है, सी आंसर सही है। ये पूछ सकता है यूपी पीसीएस मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस में पूछ सकता है भाई लोग, जो मेंस वाले हैं उसको देख लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जुड़े थे, शिवाजी समिति से, किससे जुड़े थे बताइए। शिवाजी समिति से नहीं जुड़े थे, ठीक है, यही गलत है। बाकी अनुशीलन समिति से जुड़े थे, मातृदेवी से भी जुड़े थे, तो बी आंसर सही है, बी से नहीं जुड़े थे, वो शिवाजी समिति से नहीं जुड़े थे। अगला है भारतीय सब, अरे इतना पढ़े हैं भाई साहब, वो शिवाजी समिति कहीं आई नहीं सामने, ठीक है। अगला है भारत सरकार द्वारा स्थापित
स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और एमएसएमई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने हेतु गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया है। तो गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किसने किया है? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, भारतीय मानक संस्थान, भारत मानक ब्यूरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद ने ऐसा किया है। तो ए आंसर इसका सही है, भारतीय गुणवत्ता परिषद है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा उत्तर प्रदेश में कजरी किया जाता है। ठीक है, डी आंसर सही है, कजरी। सावन में किया जाता है कजरी, झूला झूलते हैं और गाना गाते हैं, नाचते भी हैं। तो 92 का डी आंसर सही है। ठीक है, अगला है रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की है? तो झांसी की रानी की रचना जो की है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। बी आंसर इसका सही है। सरोजिनी नायडू नहीं की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी नहीं किए हैं, सुभद्रा कुमारी की है। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी। जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और जब इसके जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो बागपत था, सहारनपुर था, पानीपत। बागपत था, श्यामनगर, सहारनपुर शिवनगर, पानीपत शिवालिक नगर, मुजफ्फरनगर प्रबुद्ध नगर। तो क्या था ये बताना है आपको। 94 का डी है, मुजफ्फरनगर का हिस्सा था और उसका जब प्रबुद्ध नगर उसका नाम पड़ा था। ठीक है, जिला बनने से पहले शामली किस जिले का तहसील थी? तो वो मुजफ्फरपुर में से तहसील थी और जब इसे जिला के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम जो था प्रबुद्ध नगर था। ठीक है, डी आंसर इसका सही है, प्रबुद्ध नगर था। अगला है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस किस सत्ता का नियंत्रण था वहां पे? तो कौन सत्ता नियंत्रित की थी उसको, आगरा के किले को? आगरा शहर पे किसका कब्जा था? तो अफगान था, मराठा था, सिख था, राजपूत था, उपरोक्त में से कोई नहीं था। तो कौन था उस पर? तो मराठा थे उस पर। ठीक है, बी आंसर से मराठा थे उस पर, मराठों का कब्जा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम के लिए संशोधन का सटीक वर्णन करता है? तो संशोधन का सटीक वर्णन कौन करता है इसमें? तो मूल 1996 अधिनियम में एक अध्याय और 2 उपाध्याय और 17 सदस्यों के साथ आयोग की स्थापना है। तो ये सही है, सही नहीं है। तो सटीक वर्णन करता है पूछ रहा है, बी है 2014 की, ये गलत है। 2014 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों को पद प्रस्तावित किया। तो बी वाला सही है इसका। ठीक है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो 2007 के संशोधन अधिनियम ने आयोग की मूल संरचना को बनाए रखा था। नहीं, मूल संरचना जो बनाए रखा था संशोधन क्यों करेगा? 2007 के संशोधन अधिनियम सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी है। ये भी गलत है, इसका बी आंसर सही है। ठीक है, 96 का बी सही है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव में एक उसमें नहीं था? बताइए भाई, अवध के शासन के चरण में कानपुर का निर्माण जो कई गांवों को मिला किया गया था, वो गांव कौन सा नहीं है? बाहर है क्वेश्चन। तो सीमा मऊ था इसमें, पुर स्वाम भी था, बिठूर नहीं था, पटकापुर पूरा था। तो बिठूर नहीं था इसमें, सी आंसर सही है इसका। 97 का सी, बिठूर नहीं था। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नकटैया के लिए प्रसिद्ध है? तो नकटैया के लिए क्या प्रसिद्ध है भैया? 98 नंबर का कौन सा सही है? तो मथुरा है, वाराणसी है, गोरखपुर है, बरेली। तो वाराणसी वाले लोग जानते होंगे, नकटैया होता है यहाँ पे, बी आंसर सही है इसका। नकटैया बनारस प्रसिद्ध है, दशहरा के जुलूस में नकटैया करता है ये। अगला है ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति या व्यापक नीति लागू किया, व्यापक नीति लागू किया जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पड़ा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। इनमें से कोई नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं था, वो कौन था? वो तो बताइए, डलहौजी था। ठीक है, व्यापक नीति डलहौजी ने लाया था। ठीक है, अगला रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा सही है बताना है हमको, बताना है क्या ठीक है इसमें। तो पहला, यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिलाओं खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है। तो पहला ठीक है। इसमें जो है प्राप्तकर्ता को 3,11,00,000 रुपया दिया जाता है और पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा और स्क्रॉल मिलता है। तो ठीक है, ये स्क्रॉल मिलता है। यह पुरस्कार विशु सहित 31 खेलों विधाओं में प्रदान किया जाता है। तो हाँ, किया जाता है। पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संचालित की जाती है। ये भी ठीक है। इसका सी सही है, 1 2 3 4 सभी सत्य हैं इसमें। तो इसका सी सही है। ठीक है, तो अपने हिसाब से हमने इसका क्वेश्चन लगा दिया है। अब ये अनऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, ऑफिशियल आएगी तो देख लिया जाएगा।
तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।